नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे, कुछ हल्के, कुछ डिफिकल्ट सवाल लेकर आज हम आए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें पहला सवाल। किस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न लुक दिया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हर गांव में होता है आंगनबाड़ी केंद्र, सबको ज्ञात होना चाहिए। इसका सही जवाब है नंद घर योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न लुक दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। नंद घर योजना के तहत बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर पोषाहार और प्राथमिक शिक्षा देने के लिए स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों को नया लुक दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के सोनीपत जिले से हुई है। इसे भी ध्यान रखिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? बहुत ही इजी सवाल है, सबको ज्ञात होना चाहिए। जिसे नहीं ज्ञात है जरूर जान लें। राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत ही ईजी सा। आइए देखें अगला सवाल। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये। आइए दिखा दे डिटेल में, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। सरल बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक प्रमुख प्रणाली है, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है। इसलिए इसे सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहा जाता है। भारत में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पूरी बातों को समझते हुए चलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, सही बात है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1950 ये नहीं था, 1952 में आया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 सही है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण 1959 में, इसमें से सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1950, क्योंकि ये जो है 1952 में प्रारंभ हुआ था। पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आइए देखें अगला सवाल। समाचारों में आने वाला राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक तरीके से निपटाना है, सही है। NCAP का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना है, ये भी सही है। यह किसी विशिष्ट लक्ष्य और समय सीमा का उल्लेख नहीं करता, ये भी सही है। इसके अनुसार इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1, 2, तीनों सही है। आपका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में 17 अप्रैल 2018 को प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक तरीके से निपटाना है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, डेट भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विश्व बैंक के द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी कब दी गई? बहुत अच्छा सवाल है। गंगा नदी बेसिन परियोजना विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है 25 जून 2020 को। डेट ध्यान रखिएगा, डेट ही ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व बैंक ने 25 जून 2020 को द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना का लक्ष्य नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसकी जल गुणवत्ता को बहाल करने के लिए सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम का सहायक है, से भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सर्वप्रथम किसने 1798 में सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता त्याग दी? टीपू सुल्तान, निजाम हैदराबाद, रंजीत सिंह और झांसी की रानी में से हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले किया था।
ध्यान रखिएगा, आइए डिटेल में दिखा दें। सहायक संधि एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। ये भी नोट कर लीजिएगा, सवाल कहीं से भी बन सकता है। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। पूरी बातों को समझते हुए चलिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार सवाल बनता ही है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। सबको ज्ञात होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इजी सा सवाल है, लेकिन जानने वालों के लिए कब हुई थी सब लोगों को पता होना चाहिए। 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और पहली सभा के अध्यक्ष कौन थे? सबको ज्ञात होना चाहिए, W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी थे। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। बार बार सवाल इन पे बनता है, पूरी बातों को नोट जरूर कीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। पूरी बात समझते हुए चलिएगा, आइए देखें अगला सवाल। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार ये सवाल बनता है ऐसे, और इजी भी सवाल है जानने वालों के लिए। इसका सही जवाब है 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। सबको ज्ञात होना चाहिए, मार्ले कौन थे? भारतीय सचिव, और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इससे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? यह भी अच्छा सवाल है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया था। से भी नोट कीजिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग को पता होगा, बहुत बार बताया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। दिल्ली सल्तनत के शासकों के सबसे लंबे कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में रखिए। सबसे लंबा कार्यकाल किस सल्तनत काल में था, किस वंश का था, वही बताना है। लंबा से कम करते हुए जाना है। इसके अनुसार सही जवाब है बी, तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश। आइए दिखाते हैं डिटेल में कितने कितने साल तक रहे थे। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का अवरोही क्रम निम्नलिखित है। तुगलक वंश 94 साल तक थे। दूसरे नंबर पे गुलाम वंश 84 वर्ष तक थे शासन किए। लोदी वंश 76 वर्ष, सैयद वंश 36 वर्ष और खिलजी वंश 30 वर्ष तक शासन किए थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे भी बनाया जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। दक्षिण भारत में स्थापित हिंदू राज विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई? बहुत ही अच्छा सवाल है। हिंदू राज विजयनगर की स्थापना सिंधु और कान्हू दो भाइयों ने की थी। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। से ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। मध्य भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य विजयनगर दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। इसका नाम इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से की थी। इसलिए नाम ध्यान रखिएगा इनका भी, विजयनगर की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक, पर मैंने कुछ और बोल दिया था, सॉरी। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं। हुमायूं के मकबरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। सही है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ये भी सही है। इस मकबरे का वास्तुकार ईसा खां था। ईसा खान नहीं था, इसमें से ये गलत है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2।
आइए डिटेल में दिखा दें, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हाजी बेगम यानी कि अकबर की सौतेली माँ ने करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था, जबकि यहाँ पर दिया है ईसा खां, तो गलत था। आप ध्यान रखिएगा, मिर्जा गियास, मीरक मिर्जा गियास। यह मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का समन्वित उदाहरण है। यह मकबरा चारों तरफ चतुर्भुज आकार के उद्यानों से घिरा हुआ, इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अकबर के 9 रत्नों पर विचार कीजिए। अब्बुल फजल ने अकबरनामा को कुल 7 वर्षों में लिखा था। सही बात है। बीरबल का जन्म कालपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी सही है। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था तथा दीवान ए अशरफ पद पर नियुक्त था। ये भी सही है। तानसेन अकबर के पूर्व आमेर के राजा भारमल के यहाँ दरबारी थे। ये सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 सही हैं, इसलिए आंसर जो है आपका हो जाएगा सी 1, 2 और 3। इसमें दिखा देते हैं तीसरा क्यों सही नहीं है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे या संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अकबर से पूर्व तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ दरबारी थे, जबकि यहाँ पर सवाल में आमेर के राजा भारमल दिया है, इसलिए गलत है वो चौथा लाइन। ये जो है रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ दरबारी थे। अकबर ने तानसेन को कंठा भरवानी विलास की उपाधि प्रदान की थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे पट्टमहिषी या बादशाह बेगम बनाया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। पट्टमहिषी या बादशाह बेगम, इसमें से नूरजहां को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा नूरजहां को पट्टमहिषी या बादशाह बेगम बनाया गया था। नूरजहां का राज दरबार में काफ़ी प्रभाव था। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। ई संवाद पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ई संवाद पोर्टल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, नोट जरूर कर लीजिएगा। ई संवाद पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया। इस पोर्टल के माध्यम से एनजीओ और सिविल सोसाइटी अपने सुझाव, शिकायत और प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसलिए शुरू किया गया है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है? सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। इसका सही जवाब है JKV राव समिति जो है सिविल सेवा से संबंधित थी। आइए देख लें। JKV राव समिति 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए थी, इसलिए ध्यान रखिएगा इनका। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, राजमनार समिति या सरकारिया आयोग में से अशोक मेहता समिति जो है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। संविधान के 73वें संशोधन के संवैधानिक निकायों का दर्जा प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष है? बहुत अच्छा सवाल है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, 5 वर्ष होता है। नहीं जानते हैं तो जान जाइए। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें से सभी जो हैं भारत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी जो है आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सबको ज्ञात होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसलिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है और इजी सवाल भी है। आइए देखिए अगला सवाल। हृदयाघात हृदय में किस आपूर्ति की कमी से होता है? हृदयाघात हृदय में किसकी आपूर्ति से होता है? हार्ट अटैक। सही जवाब है रक्त आपूर्ति की कमी से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखें अगला सवाल। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप बढ़ता है, रक्तचाप बाहर आ जाता है, या रक्तचाप रुक जाता है, या रक्तचाप घटता है? दौड़ते समय आदमी थक जाता है, खेलते समय हाँफने लगता है, यानी कि रक्तचाप जो है बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। प्याज में खाने योग्य हिस्सा क्या होता है? झिल्ली, बाहरी, ऊपरी, या तना? वैसे प्याज में खाने योग्य हिस्सा जो है तना होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। ऑटोमोबाइल में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मैंने 2 दिन पहले ही प्रैक्टिस सेटों में कराया था। रासायनिक ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ऑटोमोबाइल में। ये बात आप नोट जरूर कर लीजिएगा, सवाल यहाँ से बार बार बनता ही है। आइए देखें अगला सवाल। अमाशय रस में कौन सा अम्ल रहता है? अमाशय रस में कौन सा अम्ल रहता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कौन सा एसिटिक एसिड का वाणिज्य नाम है? एसिटिक एसिड का वाणिज्य नाम क्या है? नमक, सिरका, सॉस या मस्टर्ड में से एसिटिक एसिड जो है सिरका को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा और इजी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? पोटेशियम, क्लोरीन, इनेमल और अमोनिया में से मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है। से भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? बार बार ये सवाल दिखेगा आपको एग्जामों में। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नहीं जानते हैं जरूर नोट कर लें, बहुत ही इजी और अच्छा सवाल है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।